कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ आईटीआर 6 कैसे फिल करते हैं। एक-एक टैब बताऊँगा, वो भी यूटिलिटी में, सिर्फ़ यूटिलिटी का मैं बताऊँगा आईटीआर 6 कैसे फिल करते हैं, उसकी बैलेंस शीट, उसमें टीडीएस कैसे क्लेम करते हैं और जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो कहाँ फिल करते हैं। एक-एक डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, तो लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे तो दोस्तों यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र पे चले जाना है। वहाँ पर सिंपली आपको ई-फाइलिंग इनकम टैक्स लॉगिन पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएँगे जिसमें यहाँ पे सबसे मेन होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिसमें कि आप जिस असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो उसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करके जो नीचे यहाँ पर कॉमन आ रहे होंगे जैसे यहाँ पे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 5, आईटीआर 6 तो तो अब आज हम कंपनी के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आईटीआर 6 ही मैं डाउनलोड करूँगा और एक्सेल यूटिलिटी के लिए आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड जो ये होगा इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये आपकी डाउनलोड यहाँ पर देखिए हो गई है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पर जाकर के यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये जो फ़ाइल जनरेट होगी आईटीआर 6 AY 2425 आपको ये ओपन कर लेनी है। दोस्तों मैंने पहले से ही फ़िल कर चुका हूँ एक आईटीआर फ़ाइल, आपको सिंपली वो दिखा देता हूँ क्योंकि अगर मैं वन बाय वन आपके सामने फ़िल करूँगा, कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैंने फ़िल कर लिया है, मैं सिंपली आपको वो ओपन करके दिखा दूँगा और आप प्री-फ़िल कैसे इम्पोर्ट करोगे या आपने कोई भी प्रिपेयर कर लिया उसको कैसे इम्पोर्ट करना है, सिंपल मैं आपको उसी पेज पर ले जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आईटीआर 6 देखिए ये पूरा फ़िल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से टैब होता है, यहाँ पर होम टैब होता है, यहाँ पर सारे टैब्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर कौन-सा टैब्स आप कौन से शेड्यूल में जाना चाहते हो, सिंपली आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएँगे पार्ट ए जनरल। तो यहाँ पार्ट ए जनरल में आप ऐसा टैब मिलेगा, आप सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने अगर प्रीफिल इंपोर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए बटन होगा इंपोर्ट प्रीफिल, सिंपली आपको वो प्रीफिल जो डाउनलोड की हुई है, यहाँ पर जा करने के बाद यहाँ पर ओके करोगे। ओके करने के बाद जहाँ भी आपने पाथ दे रही है उसको सिर्फ सिंपली सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है, आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट जेसोन करोगे, तो यहाँ भी जेसोन आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम जो भी आपकी एंटिटी है उसका नाम डाल दीजिए, उसका पैन नंबर, सिन जो एमसीए वाला होता है वो सिन डाल दीजिए, फुल एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट जो भी इनकॉर्पोरेशन होगा वो डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे पिन कोड मैंडेटरी होता है वो भी आपको डालना है, यहाँ पे मेल आईडी भी मैंडेटरी होता है, ये भी आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नंबर डाल देना है। यहाँ पर कंट्री कोड आपको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, आपके पास अगर और भी अदर नंबर हैं, आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आप सिलेक्ट कर लोगे। अभी 31 अक्टूबर 2025 है, मैं इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएँगे, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो 139(1) में सिलेक्ट कीजिए, अगर आप आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, रिवाइज़ कर रहे हो, तो इसको सिलेक्ट करोगे, मॉडिफाइड करोगे, वो करोगे। अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे सबसे मेन जो आता है आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैव यू ऑप्टेड टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछता है कि आपने जो भी ऑप्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बी डबल ए ऑप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू आता है, अगर आप नए हो, देखना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, अगर आपने जैसे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए फिल कर रहे हो, अगर आपने 24-25 में वो फॉर्म फिल किया है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर करंट ईयर से आप जैसे एवाई 25-26 में ही आपने फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर सिंपली नन ऑफ द अबव करोगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर वेदर यू हैव ऑप्टेड दिस ईयर तो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेम सेम ऑप्शन और सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यह ये इंडियन कंपनी के लिए नहीं होते हैं, अगर आपको फॉरेन एंटिटी के लिए भी वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फॉरेन कंपनी के लिए भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और क्या-क्या इनकम उसमें इंक्लूड होनी चाहिए वो भी बता दीजिएगा, वो 1 से 3 दिन के अंदर-अंदर आपकी वीडियो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं है, इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर वेदर यू हैव फाइनेंशियल प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा इंड एस का है, तो मैंने इंड एस सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पूछा है वेदर यू हैज़ यूनिट एलोकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर तो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, मैंने नो सिलेक्ट किया है। लिक्विडेशन के लिए पूछ रहा है आपकी कंपनी बंद हुई है या नहीं, मेरी कंपनी अभी भी चल रही है तो मैं नो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पूछता है ये एफआईआई है या
पीएफआई है, तो मेरी ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मेरी सिर्फ जनरल कंपनी है जो अपना काम करती है। उसके बाद ये पूछता है वेदर यू हैव प्रोड्यूसर दिस, तो इससे ये कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है। यहाँ पर पूछता है कि आप अगर किसी के थ्रू आप ये रिटर्न फाइल करा रहे हो तो उसकी डिटेल्स मांगता है। तो यहाँ पर आप जनरली हम खुद ही फाइल करते हैं और किसी के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करते। अगर थर्ड पार्टी से भी करा रहे हो तो फिर भी आप उसमें नहीं डिटेल्स फिल नहीं करते हो, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी नो आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ पर आपको एलआईई नंबर डालना है, उसकी वैलिडिटी डालना है। इसके बाद यहाँ पर वेदर वेदर यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज एमएसएमई, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एमएसएमई हो तो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं हो तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी। अगर आप मेंटेन करते हो अकाउंट्स, जैसे कोई भी बिजनेस है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम कम कर रहा है या 1 करोड़, ये लिमिट प्रिस्क्राइब है 144 एबी, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर अभी मेरे केस में अकाउंट्स मेंटेन करता है। उसके बाद प्रेजेंटिव इनकम के लिए पूछ रहा है, मेरा कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 1 करोड़ या 1 करोड़ से अबव, तो 10 करोड़, तो मेरी 10 करोड़ से ऊपर ही जा रही है, सिंपली मैंने 10 करोड़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। नो टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी ये ऑप्शन हो जाएंगे अगर आपको देखना है। अगर आपके पास टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है तो यहाँ पर नो टर्नओवर नॉट एक्सीड 1 करोड़। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपकी कैश 5% जो कैश लिमिट है उस वो किया है या नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी आपका नेचर है वो आप कर लीजिए। उसके बाद पूछेगा आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, यस, मेरा 10 करोड़ से ज़्यादा का था, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी जो सेल्स टर्नओवर एक्सीड कर रही है, हाँ कर रही है, जो एक बार फर्स्ट पे आ गया मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है हैव यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी, यस मैंने ऑडिट कराया है, तो वो उसकी डिटेल्स डाल दी है। यहाँ पर डेट ऑफ फर्निशिंग, जिस डेट पे पोर्टल पे आया है, उसके बाद जिस ऑडिटर ने उसको साइन किया है, उसका मेंबरशिप आईडी, उसका किस फर्म से है उसकी आईडी उसका डाल दिया, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब फर्म का या पार्ट जो भी इंडिविजुअल है जनरली फर्म का डलता है, तो यहाँ पे फर्म की डिटेल्स डाल दीजिए। आधार नंबर है तो आधार डाल दीजिए और ये भी डाल दीजिए डेट ऑफ ऑडिट। ये जनरली सेम होता है, कुछ केस में अलग डिफर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर यूडीआईएन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आपकी कंपनी जो टीपी एप्लीकेबिलिटी है, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबिलिटी, जो इंटरनेशनल या एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ उनकी ट्रांजेक्शन होती है, तो मेरे केस में यस है, तो इसकी जो रिटर्न होगी वो नवंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए वहाँ पर ऊपर सेलेक्ट कर लिया था अक्टूबर, लेकिन यहाँ पर मेरी नवंबर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यस किया है। उसके बाद यस कर दिया, हैव यू अकाउंटेड, यस, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया। उसके बाद जिस डेट पर वो फाइल हुआ है मैंने उसकी डेट डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है अगर आपने कोई भी अदर अदर ऑडिट कराया है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी होती है। जैसे एटीआईए की आप डिडक्शन ले रहे हो, इसकी डिटेल्स यहाँ पे डलेंगी। कोई भी एग्जाम्पशन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी यहाँ पर ऑडिट कराया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे आएगा जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिट कराया है, जैसे मेरा कंपनीज एक्ट 2013 में होता है, मैंने सिलेक्ट करके वो कर लिया। उसके बाद सेक्शन 143 में ही होता है। उसके बाद यस, यहाँ पर यस आएगा। उसके बाद जिस डेट पर वो साइन हुआ है उस उस डेट को यहाँ पर डाल देना है। सिंपली आपको यहाँ पर आकर के वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, इट्स ओके। देन आप यहाँ पर आओगे पार्ट जनरल ए में, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो आपकी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी है या क्या है। अगर बोथ है आप बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। बोथ सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, होल्डिंग की सब्सिडरी कहाँ आएगी, तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा, तो सब्सिडरी की डिटेल्स आपको वहाँ फिल करनी है। तो अभी मेरे केस में सब्सिडरी है, तो मैंने जो होल्डिंग कंपनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, उसका नाम, एड्रेस, टाउन, दिल्ली, पैन नंबर और कितनी होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, मतलब जो मेरी कंपनी है इस कंपनी ने होल्ड किया हुआ है और उसकी शेयर होल्डिंग है 100%, मतलब मेरी कंपनी के 100% शेयर होल्डिंग इस कंपनी के पास है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एमएलगाइजेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो एक दिन के लिए हुआ हो, लेकिन एफ वाई 24-25 में अगर एक दिन के लिए भी है तो उस पर्सन की यहाँ पर डिटेल्स आएगी। यहाँ पर डिटेल्स आपको डालनी होगी, मैंडेटरी होगी। और एक और चीज, जो पर्सन इस आईटीआर को साइन कर रहा है उस पर्सन की भी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, वरना यहाँ पर एरर देगा, आपकी कोई भी जेसॉन जनरेट नहीं होगी। ये मेक श्योर रखना, अगर आप उसको आईटीआर साइन कर रहा है, जो भी पर्सन कर रहा है, साइनिंग अथॉरिटी है, डीएससी है, जिसकी भी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी, चाहे डायरेक्टर्स हो या ना हो। तो यहाँ पर आप डाल देंगे। यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, सेक्रेटरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एनी अदर प्रिंसिपल, कोई भी हो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर उस पर्सन की डिटेल मांगेगा जो आपकी शेयर होल्डिंग में, जैसे अभी यहाँ पे आया था, इसकी डिटेल्स तो आएगी आएगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर ही ये शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हुई है तो वहां पर दोनों की डिटेल्स आएगी, चाहे एक दिन के लिए भी रहा हो, दोनों की डिटेल्स आएगी। अगर 3% को है तो 3% की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। बाकी ये नीचे की और भी कंपनी है, जैसे अल्टीमेट बेनिफिशियल, पेरेंट कंपनी,
अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ये एक बार सिलेक्ट कर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नेचर ऑफ कंपनी एंड बिज़नेस, तो यहाँ पर देखिए ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए पूछता है, रिज़र्व बैंक के लिए पूछता है, ये सब पूछता है। अगर आपकी इनमें फ़ॉल करती है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली जो कंपनीज़ होती हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, उनको सिर्फ़ यहाँ पर सिलेक्ट करना है और येस करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये पूछता है वेदर योर कंपनी अनलिस्टेड, अगर अनलिस्टेड है यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए, अगर अनलिस्टेड नहीं है, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप आपके पास पूछेगा नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो रोड्स रोड्स जो लाइन करती हैं, टोल कलेक्शन करती हैं, उससे रिलेटेड है। मैंने वो सिलेक्ट करके आगे वैलिडेट कर दिया है। यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट खुलेगी। अगर आपकी कंपनी इंड एस फॉलो करती है, तो आपकी ये बैलेंस शीट ओपन नहीं होगी। अगर आपकी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि वेदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इंडियस का था, मैंने यस किया था। अगर नो करोगे, आपकी आपकी ये बिजनेस जो बैलेंस शीट है, ये फिलअप के लिए आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप फिलअप नहीं कर सकते, तो मैंने इंडियस के लिए सिलेक्ट किया है, तो सिंपली मैं बैलेंस शीट पर जाऊंगा, इंडिया सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी बैलेंस शीट है, उसको फिल कर लेना। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो कि किस तरीके से भरना है, क्या भरना है, किस में क्या आएगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं जरूर आपको एक-एक कमेंट्स जो मैं रिप्लाई जनरली करता ही हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट है, आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर दे दीजिए। आपको जैसे स्क्रीनशॉट से या कुछ भी करना हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर लीजिए, मैं आपको ज ज ज़रूर जवाब दूँगा। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट भी फिल कर ली है, सिंपली आपको वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ यहाँ पर अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स डाल देंगे। मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। जो टोल कलेक्शन करती है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, कोई रोड बिछाती है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। सिंपली आपको वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे पूछेगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट हैज़, तो यहाँ पर पूछता है कि आपकी जो कंपनी है, वो किस-किस से इनकम कमाती है। तो यहाँ पर मेरी अदर ऑपरेटिंग है, जैसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गया, फाइनेंस इनकम हो गया, कंस्ट्रक्शन इनकम हो गया। तो यहाँ पर इसकी इनकम जो होती है, एन्युटी बेस्ड होती है, जो ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ले लेती हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, उन्हें कुछ एन्युटी प्रोवाइड करती है कि तुम आप इतना इतना काम कीजिए, हम आपको हर साल जो भी एन्युटी है, वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर वो डिटेल्स डाल दिया। अगर आपका कोई डायरेक्ट खर्चा हुआ है, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालेंगे। अगर कोई भी डायरेक्ट खर्चा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप उनकी डिटेल्स डाल देंगे अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई है, तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर नाम डाल के उनका खर्चा डाल दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट कर देना है। अब आओगे यहाँ पर इंड एस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट इनकम दिख रही है, अदर इनकम में इनकम दिख रही है, आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स टोटल डाल दोगे, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट इनकम हो, आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर स्पेसिफाई है, स्पेसिफाई में डाल दीजिए। अगर आपकी कोई भी म्यूचुअल फंड से आया है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर आपने एसटीटी बेस्ड किया है, तो आप यहाँ पे डालोगे, अदरवाइज़ सारा यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अदर्स में क्या डालना है, तो सिंपली आपको अदर में आना है और स्पेसिफाई करके आपको डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं, आप यहाँ पे कर दोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसे अगर आपने कोई भी सैलरी पे किया है, कंपोज़िशन पे किया है, यहाँ पे पूछेगा कि आपने कोई भी बाहर से पे किया है या नहीं किया है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे अकॉर्डिंगली। मैंने कुछ पे नहीं किया है, तो मैंने अनसिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा होगा अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी ऊपर समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर आओगे 46 नंबर पर, अदर स्पेसिफाई। आप यहाँ पर स्पेसिफाई करके सारी डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी आपके पीएनएल में आ रही होगी, अदर एक्सपेंसेस या कोई भी ऑपरेशन एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, सारे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपके आपके पीएनएल में आ रहा होगा फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट, अगर आपने कोई भी बाहर पेमेंट की है अदर देन कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो आप यहाँ डाल दोगे। अदरवाइज़ जितना भी आपका फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, उसका टोटल आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है? उसके बाद वहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज़ेशन आ रहा होगा, अब आप सिंपली यहाँ पर उसकी डिटेल्स डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ बैलेंस दिख रहा है, तो आप यहाँ से डाल दोगे। उसके बिलो जो आइटम होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स या कोई भी डेफर्ड टैक्स, यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद अगर आपके लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, वो डाल देंगे। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड आपको देखना है, आप बैलेंस शीट में जाओगे, अदर इक्विटी में जाओगे। अदर इक्विटी में जाने के बाद नीचे आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप वो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल दीजिए। आपका मैप हो जाएगा। अगर आपका कोई ओसीआई के थ्रू हुआ है, तो आप बिलो द आइटम, जैसे यहाँ पर आओगे, आइटम नॉट क्लासिफाइड हियर। तो अगर आपके ओसीआई के थ्रू कोई भी बैलेंस हुआ है, चाहे ग्रेच्युटी का कुछ भी हुआ है, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल देंगे। अगर बिलो द आइटम कोई भी पीएनएल से रिलेटेड खर्चा है, जैसे टैक्स से रिलेटेड, आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट कर लेना। दोस्तों, अगर आपकी टैक्स ऑडिट फाइल हो गई थी, उसके बाद आपने
प्रीफिल इंपोर्ट किया था, तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स स्टार से फीच कर लेगा। आपको सिंपली यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अगर वो आपके अकॉर्डिंगली ठीक है तो ओके कर दीजिए, अगर आपको ज़्यादा करना है उसको नंबर को चेंज करके ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पहले पूछेगा मर्चेंटाइल है, यस, आपने चेंज किया नहीं किया। उसके बाद जो कॉस्ट लिस्टेड है, यस यस, ये सिलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आएँगे अकॉर्डिंगली, वैसे तो टार से फिल कर लेगा। अगर आपको डालना है जैसे कोई भी एम्प्लॉयी या एएसआई से रिलेटेड आपका डिसअलाउंस है, यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी 37 में डिसअलाउ किया है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद 40 आईए की जितने भी हैं, वो यहाँ पर 40 से रिलेटेड जो भी हैं, यहाँ से जैसे ग्रेच्युटी का यहाँ पर डिसअलाउ किया। उसके बाद 43 बी वाली यहाँ पर सारे डिसअलाउ करोगे, यहाँ पर अलाउ करोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अनसेलेक्ट करके 90 सीई, उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर आगे बढ़ोगे क्वांटिटेटिव से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डिटेल्स है, अगर आपके पास ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको यहाँ मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। मेरे केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो मुझे ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओएल यहाँ पर कोई भी लिक्विडेशन से रिलेटेड नहीं है, तो मेरी लिक्विडेट नहीं हो रही है कंपनी, तो ये भी डिटेल्स मेरे को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है, तो मेरे केस में है नहीं कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इनकम। अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई भी इनकम है, कोई भी रिपोर्ट करनी है, आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी वीडीए से कोई इनकम है, आप यहाँ पर वीडीए से रिलेटेड भी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल बीपी आएगा। शेड्यूल बीपी में देखिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी पीबीटी आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैप होना चाहिए। उसके बाद फर्दर आपकी जो भी कॉम्पिटिशन आपने प्रिपेयर की होगी, अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे डाल दोगे। आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनकम आ रही है, जैसे कैपिटल गेन से रिलेटेड है, वो कैपिटल गेन में होगी, या आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो बिजनेस इनकम से आपको यहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई भी अदर अदर इनकम है अदर देन डिविडेंड, आपको सारी यहाँ पर फिल कर देनी है, जिससे कि वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट करनी है आप यहाँ पर कर लीजिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपकी जो शेड्यूल ओआई है वहाँ से डिटेल्स लेगा। सिंपली आपको यहाँ पर एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आपको कोई भी एनी अदर डिसअलाउ करती हैं, एनी अदर एक्ट, तो आपको यहाँ पर 24 नंबर में आके अदर्स में आके यहाँ पर डिसअलाउ कर दोगे। जो भी अमाउंट है यहाँ पर प्लस ऐड करके आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद एनी अदर अलाउ डिडक्शन, अगर कोई भी एक्ट में अलाउ नहीं है लेकिन एनी अंडर द एक्ट अलाउ है, तो यहाँ पर 32 नंबर में सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, वैलिडेट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, आपके पास स्टार एप्लीकेबल है या आपने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वर्किंग बनाई है, आपको सिंपली 15%, 40% जिससे भी बनाई है, आप वो डिटेल्स वन बाय वन डाल दीजिए। अगर आपके टार में 180 डेज, ये जब इंपोर्ट करते हो, प्रीफिल इंपोर्ट करते हो, जनरली ले लेता है, लेकिन कुछ 40% के में इशू करता है, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जितना भी आपका डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, आपके अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन किया वो डिटेल डाल के वैलिडेट करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाइए, वैलिडेट कीजिए। उसके बाद देखिए कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई भी आपकी इनकम है, कोई भी इनकम है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स कर लेनी। मेरे केस में एक इनकम की जो म्यूचुअल फंड से होती है, जो ओवरनाइट फंड्स होते हैं, जो कभी भी हम लिक्विडेट कर लेते हैं, उसकी डिटेल्स के लिए। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर जो 6 नंबर आता है, यहाँ 6 नंबर में उसकी डिटेल्स डाल दिए। जैसे अनकोटेड शेयर्स होते हैं, मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल दिया। उसके बाद कितनी कॉस्ट थी वो डाल दिया। उसके बाद कैपिटल गेन ऑटो कैलकुलेट कर लो। और नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर एक बाइफरकेट मांगता है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो यहाँ पर आपको बाइफरकेशन भी करना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स कैलकुलेट करता है जो भी टैक्स करना हुआ। अगर आपने पहले ही एडवांस टैक्स या कुछ भी पे किया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं होगी। जनरली एडवांस टैक्स अगर आप पे करते हुए आ रहे हो तो ये फिल करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली आगे की डिटेल्स फिल करोगे, उसमें सारा कवर्ड हो जाएगा। सिंपली आपको वैलिडेट करना है। उसके बाद अगर आपकी 112 में कोई भी इनकम आई है या कोई भी डिस्क्लोजर चाहिए, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी अगर आपकी कोई भी कंपनी फंड से रिलेटेड है, जो भी सेल इक्विटी कंपनी जो और इक्विटी ओरिएंटेड है, आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल दीजिए, वन वन वाइड डाल दीजिए। उसके बाद अगर कोई आपकी अदर सोर्स इनकम है, अदर सोर्स की यहाँ पर ऑफर टू टैक्स कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बैंक से रिलेटेड डिपॉजिट से आया था मेरे पास, इनकम टैक्स रिफंड आया था, और कोई भी अदर इनकम थी मैंने यहाँ पर डाल दी, और वो फुल्ली टैक्सेबल हो गया। यहाँ पर भी बाइफरकेशन के लिए आता है, आप वो भी एक बार देख सकते हो। सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर बीएफएलए आ जाएगा। बीएफएलए में ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा, जो भी आपकी बिजनेस इनकम होगी, जो भी आपकी अदर इनकम होगी, सब यहाँ पर एक बार आप देख सकते हो। यहाँ पर आपके लिए में आ जाएगा। यहाँ पर सीएफएल होता है, जितना भी आपका कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होता है, यहाँ पर आपको उसकी फील्ड डिटेल्स फिल करनी होती है। अगर आपका करंट ईयर में कोई भी लॉस आता है, उसकी डिटेल्स नहीं डालनी होती। जो आप प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हो, सिंपली आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, यहाँ पे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अगर देखिए आपके पास अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पड़ा है, कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होती है। अगर आपको वो सेटअप करना है, तो आपको सिंपली इस कॉलम में आकर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आपको जितना भी अमाउंट क्लेम करना है, सिंपली इनमें अगर ये यूटिलाइज होता है फिर इसमें। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर जैसे आपका बिजनेस लॉस हुआ 1 लाख का, जिसमें से डेप्रिसिएशन का पार्टी 60,000 था, तो वो आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होगा। तो आपको यहाँ पर उसकी 50,000 की बायफरकेट कर देना कि 50,000 मेरा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, बाकी मेरा बिजनेस लॉस है। उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी आईसीडीएस एडजस्टमेंट है, वो ऑटो फीच कर लेगा। अगर आपको डालनी है, आप डाल सकते हो। उसके बाद 10AA की एग्जाम्पशन जितनी भी होंगी वो ले लेंगे। देखिए मेरी कंपनी जो न्यू न्यू रिज्यूम एक्ट करी है, इसको कोई भी ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिंपली मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जो भी चैप्टर 6 की है, कुछ भी इसको ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेंगी। एआईएफ, पीटीआई, मैट, कोई भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपली मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। यहाँ देखिए एमटीसी, बीटीएस, शेड्यूल 15, एफआईएस, ये एक बार आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एफआरए, हाँ यहाँ पर शेड्यूल एसएच आ गया। जो आपकी कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डिंग है, आपको फुल्ली डेट वाइज वो डिस्क्लोज करना है कि आपकी कंपनी में किसकी शेयर होल्डिंग है। जैसे यहाँ XYZ लिमिटेड है, उसने मेरे उसका पैन नंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका डेट ऑफ अलॉटमेंट कब, उसको डेट ऑफ अलॉटमेंट हुआ कब, कितने शेयर्स थे, कितनी फेस वैल्यू थी, क्या प्राइस अमाउंट रिसीव हुआ। उसके बाद जो मैंने बताया था कुछ देर पहले, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी पर्सन है, एक दिन के लिए भी रहा हो, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। यहाँ पर रेजिडेंट उस पर्सन को कितने कितने शेयर दिए, कितने कितने अलॉटमेंट मिले, कितनी डेट वाइज अलॉटमेंट मिले, किस किस डेट पर वो आप उस शेयर होल्डर पर रहे, उसके बाद ट्रांसफर हुआ। उसके बाद उस पर्सन का पैन नंबर जिसको ये शेयर अलॉट हुए हैं, दोबारा ट्रांसफर हुए हैं। जैसे इस पर्सन का था, मैंने इसकी डिटेल डाल दी है। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद शेड्यूल एएल आएगा। आपकी कंपनी अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी है, जो यहाँ पर आपको फिल जरूर करना पड़ेगा। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसके लिए मैंडेटरी होता है, और स्टार्टअप के लिए जो AL2 है यहाँ पर होता है, वो उसके लिए यहाँ पर फिल करना होता है। मेरी कंपनी कोई स्टार्टअप नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर AL1 फिल कर लेना है। अगर कंपनी के पास कोई भी लैंड या अपार्टमेंट है, बोथ है, रेजिडेंशियल हाउस है, तो यहाँ पर उसको डिस्क्लोज करना होगा। अगर नॉट रेजिडेंशियल जो बिजनेस या कुछ भी है और रेजिडेंशियल नेचर का नहीं है, तो यहाँ पर डिस्क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। अगर अनलिस्टेड है, यहाँ पर आएगी। जो भी मेरे केस में गेन आया था, जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था, जो ओवरनाइट फंड्स थे, तो मैंने यहाँ पर उसकी डिटेल्स डाल दी है। यहाँ पर 1/बाय आप क्लाइंट से भी ले सकते हो। वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। अगर कंपनी के पास कोई भी व्हीकल आया है, उस व्हीकल जो भी खरीदा है बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके डिस्क्लोजर यहाँ पे जाएगा। अगर कंपनी ने कोई कैश डिपॉजिट किया है, कुछ भी किया है, या लोन एंड एडवांसेस लिए हैं किसी भी कंपनी से अदर देन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि डेट ओरिएंटेड है, जिसमें इंटरेस्ट पे करना है, उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगी। और यहाँ पर आएगी जो आपने दिए हो। नीचे जो आएगी वहां पर आपने जो लिए हैं और आपने जो दिए हैं। जो कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी कोई डिटेल्स नहीं आएगी, उसका डिस्क्लोजर बोरोइंग में दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल डालनी है जिससे आपने लोन दिया है, जो जिस पर भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। तो सिंपली आपको वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ोगे, यहाँ पर AL2 में कुछ नहीं डालना। यहाँ पर देखिए जीएसटी शेड्यूल है। जीएसटी शेड्यूल में आपको जीएसटी नंबर डाल देना है। अगर आपकी कंपनी के पास अदर स्टेट में जितने भी जीएसटी नंबर हैं, वो सारे जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। इट्स अ मैंडेटरी। अगर आपने कोई भी सेल्स की है, वो भी, अगर ना ही भी की है, फिर भी अगर आपका एक्टिवेट है वो जीएसटी नंबर, आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर जीरो सेल्स है, फिर भी डालना है। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। आगे आओगे, यहाँ पर एफडी शेड्यूल है। अगर आपकी कोई भी एफडी से रिलेटेड एफडी है, वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। लेकिन ये मैंडेटरी तब होगी अगर आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन की है, वो भी बाहर की है, और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। मेरे केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो मुझे ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मैं सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर शेड्यूल पार्ट BTI आपका ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैं बाद में आऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर पार्ट TI में आ जाता हूँ, जो शेड्यूल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो डिटेल्स डालनी है। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है, वो
और आपने कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए मेक श्योर जब आप कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करते हो उस टाइम पर आपको पता चल जाता है आपका टैक्स कितना बन रहा है, कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। उसके बाद आपने पेमेंट की है करंट ईयर में ही, जो भी टैक्स बना उस पर, वो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, वो यहाँ पर भी डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। मेरा कोई भी ऐसा नहीं था, मेरा लॉस कंपनी थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो उसकी डिटेल्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई भी टीसीएस कटा था, आप यहाँ पर उसका जो भी 10 था उसका डिटेल्स, उसके बाद कितना आपका टीसीएस कटा और कितना आप क्लेम करना चाहते हो वो क्लेम यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगर आपकी कोई टीडीएस की डिटेल्स है, आप यहाँ पर सेल्फ पर सिलेक्ट करके आगे यहाँ पर उसका 10 नंबर किस सेक्शन में वो कटा था, कितना उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ, कितना आप क्लेम करना चाहते हो और कितनी वो इनकम थी जो आपने रिसीव की, वो भी आपको यहाँ पर इनकम डालनी है। और आप किस सोर्स में, किस हेड में उसको टैक्सेबल कर रहे हो, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, अगर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड का भी एक मैं फंडा बता देता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड कैसे होना है। जैसे देखिए, यहाँ पर आपके ₹100 कटे, कोई भी आपने इनकम जनरेट की, उसमें से क्या था, ₹100 आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो यहाँ पर देखिए आप ₹100 डाल देंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए बता देता हूँ, नीचे ही बता देता हूँ आपके रेफ़रेंस के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने सेल्फ सिलेक्ट किया, सेल्फ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर से ही ये सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इंटरेस्ट अदर देन, मैं ये सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास कोई भी अनक्लेम्ड टीडीएस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद ये अनफ्रीज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लेम के लिए डालना होगा कि आप कितना क्लेम करना चाहते हो, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर, जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड है, मतलब लास्ट ईयर से आप जो भी कैरी फॉरवर्ड किया था वो करंट ईयर में यहाँ पर क्लेम करके उसकी यहाँ पर टोटल ग्रॉस की आप कितना ऑफर टू टैक्स कर रहे हो करंट ईयर में, वो डिटेल्स डालकर यहाँ पर हेड सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा था कि आपका डिडक्ट कैसे हुआ, जैसे ₹100 टीडीएस कटा, ₹100 में से आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ ₹80 ही यहाँ पर क्लेम करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ₹100 क्लेम करने हैं, यहाँ पर ₹20 ऑटोमेटिकली आपका कैरी फॉरवर्ड माना जाएगा, वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। तो मेरे केस में नहीं था, तो मैं ये डिटेल्स को हटा देता हूँ। ये डिटेल्स यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपने टीडीएस की डिटेल्स डाल दी है। उसके बाद मैं सिंपली आगे बढ़ूंगा, वैलिडेट पर क्लिक करूंगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। जो पर्सन आपकी रिटर्न को साइन कर रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी, उसका नाम, उसके फादर का नेम, वो उसकी डेजिग्नेशन, उसके बाद उसका पैन अकाउंट नंबर और कहाँ से वो साइन कर रहा है। उसके बाद वैलिडेट कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट सबसे जो अब देखना है, ये शेड्यूल देखना है। यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी हेड वाइज इनकम होगी, जो आपका कंक्लूजन होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आपकी कोई बिज़नेस से रिलेटेड इनकम होगी, आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद अगर आपकी कोई भी कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम होगी, यहाँ पर देखिए आपका टोटल मिल जाएगा कि आपकी कैपिटल गेन से इनकम कितनी है। उसके बाद अदर सोर्स से यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद वेरीफाई कर सकते हो। सिर्फ आपको वेरिफिकेशन करना है कि जो आपने कंप्यूटेशन प्रिपेयर की है, उसके बेसिस सारी कैलकुलेशन ठीक है। अगर यहाँ पर आपको एक भी नंबर ऊपर-नीचे लगता है, आपको पर्टिकुलर शेड्यूल में जाकर ही चेंज करना होगा, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। आपको वहीं पर जाना है पर्टिकुलर शेड्यूल में। अगर आपका अदर सोर्स की इनकम ज़्यादा आ रही है, आपको अदर सोर्स में जाना है। अगर कैपिटल गेन में आ रही है, तो आपको कैपिटल गेन में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर 6 की कोई भी डिडक्शन लिया है, यहाँ पर आप वो वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद कोई भी डिडक्शन, अदर डिडक्शन ली होगी, यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएगी। उसके बाद अब मेरा बिज़नेस लॉस था, तो यहाँ पर देखिए जो बिज़नेस लॉस था यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर आप मैंने बाइफरकेट भी कर दिया था, तो वो हो चुका है। उसके बाद देखिए अगर आपका कोई टैक्स बनता तो यहाँ पर आ जाता, मेरे केस में कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद ये सिंपली स्किप करने की चीज़ें, अगर आपके केस में बन रहा है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपकी कॉम्पिटिशन है, आपने कॉम्पिटिशन प्रिपेयर की होगी। देखिए यहाँ पर टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स आ गई, आपने जितना भी टीडीएस पे किया था यहाँ पर आ गया, आपने जो भी टीसीएस पे किया था ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर टोटल दिख जाएगा। मेरे केस में लॉस था, तो सारा का सारा रिफंड मुझे मिलेगा इस केस में। जैसे अभी ये कितना रिफंड मुझे बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है मतलब 6 करोड़ से ज़्यादा का मेरा रिफंड बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इंडियन जो भी ये रिफंड क्लेम करना चाहते हो, वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जिस बैंक अकाउंट, जो जितने बैंक अकाउंट्स हैं आपको सारे मैंडेटरी हैं, अगर आपकी कंपनी एक भी कर रही है उसको यहाँ पर डिस्क्लोजर देना है। उसके बाद जिस बैंक अकाउंट में आपको ये रिफंड चाहिए, आपको सिंपली उस पर क्लिक ये कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपकी कंपटीशन प्रिपेयर हो चुकी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक बार कैलकुलेट टैक्स ज़रूर करना होगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन कैसा आता है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे ये टैब खुल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, जिस पे भी क्लिक करना है। अभी देखिए मेरे को लास्ट में जाना है, तो मैं लास्ट में चला जाऊँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैंडेटरी है, जेसॉन जनरेट करने से पहले आपको कैलकुलेट टैक्स करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा टाइम लगाता है। तो देखिए यहाँ पर टाइम लगाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अब जनरेट जेसॉन बटन पर हिट करूँगा। देखिए अब यहाँ पर ये जेसॉन जनरेट करेगा मेरा। मेक श्योर अगर आप वन ड्राइव या सी ड्राइव में रखा हुआ है, तो मेक श्योर आप उसको डाउनलोड्स में रख के ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पर कोई भी आपकी जेसॉन ना हो। उसके बाद सिंपली आपको सेव जेसॉन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें टाइम लगेगा। अब इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लेता है। देखिए यहाँ पर रुक जाएगा। इसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट में आपकी जनरेट कर देगा। देखिए देखिए आपका जेसॉन जनरेट हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करोगे, अब ये आपकी जेसॉन जनरेट हो गई होगी। अब देखिए ये जेसॉन जनरेट कहाँ होगी, जब जहाँ भी आपने ये यूटिलिटी रख रखी होगी, उसी के पास में ये आपकी जनरेट हो जाएगी। मेक श्योर आप डाउनलोड्स में जाकर के वहाँ पर एक एक कोई भी फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें यूटिलिटी डाल दीजिए, उसके बाद जेसॉन जनरेट कर लीजिए। अब आप सिंपली लॉगिन पर जाकर के इस इस जेसन को इंपोर्ट कर दीजिएगा। अगर आपका कोई एरर आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिज़ॉल्व करूँगा। मेरा कोई एरर नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।